मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर ने बहुत कम समय में कई तमगे अपने नाम कर लिए हैं, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो, विमानन क्षेत्र हो, रेलवे क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो। इसी के साथ में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की भी अहम भूमिका रही है। हालांकि कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिस वजह से पूरे शहर की छवि धूमिल होने लगती है। कुछ जो गतिविधियां हैं वह है आपराधिक गतिविधि, जिसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे एएसपी मनीषा पाठक सोनी मैम से। तो मैम, सबसे पहले आपका इंदौर न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले यही सवाल है कि इतनी जोखिम भरी फील्ड है, बट फिर भी आपने इसे चुना, क्या कारण रहा? देखिए, ज़िंदगी का मज़ा ही तब है जब कोई जोखिम हो साथ में। जी। स्मूथ लाइफ में स्मूथ चलते रहने में कोई मज़ा नहीं होता। जब हम स्मूथ रोड पर बहुत देर तक चले जाते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा शायद नींद आने लगती है। जी। और जब आपके रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ हों, अगल बगल कुछ दिखता रहे, तो आपको मज़ा आता है सफ़र में। तो यही है कि शायद ऊपर वाले ने हमको चुना, कोई ऐसा संयोग बना, माता पिता का आशीर्वाद रहा और इस जॉब में आ गए। मैं आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है इस जॉब में, अभी तक क्या बड़े अचीवमेंट्स रहे आपके? मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में 22 साल हो गए हैं और अचीवमेंट की बात कहूँ कि बहुत अच्छे से मेरा ये जॉब चला। जब जॉब में आए थे तो जैसा आप कह रहे हो कि जोखिम भरा जॉब है, तो एक अनजाना सा डर एक था साथ में मन में कि पता नहीं ये जॉब कितना अच्छे से हम कर पाएंगे। चूँकि परिवार में कोई पुलिस में नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो एक संकोच का भाव लेकर के हम आए थे। पर समय के साथ हमने बहुत कुछ सीखा। जब मैं ट्रेनिंग में थी तो उस वक्त मैं सेकेंड ऑलराउंड बेस्ट रही 40 बैचमेट्स में, जिसमें 35 मेल थे। तो उनके बीच में मैंने सेकेंड ऑलराउंड बेस्ट का गृह मंत्री कप लिया। उसके बाद डिफरेंट पोस्टिंग्स में भी सब अच्छे रहे। सीनियर ऑफिसर्स का हमेशा सपोर्ट रहा, स्टाफ का हमेशा सपोर्ट रहा, मिलती अदर देन ट्रेनिंग। तो उस प्लांटेशन के कारण भी उस यूनिट को ग्रीन हीरो का अवार्ड मिला, जो यूएस कॉन्सुलेट जनरल इन मुंबई ने दिया था। और उसमें अभिषेक बच्चन भी बहुत वेल नोन एक्टर है, वो उस प्रोग्राम में थे। और उन्होंने जब देखा और सुना कि पुलिस भी इस तरह से प्लांटेशन कर सकती है, तो वो बहुत अमेज्ड थे। और उसके कारण ट्रेनिंग को एक बहुत महत्व मध्य प्रदेश पुलिस में मिला। ये मैं समझती हूँ कि मेरे एक योगदान रहा। और उसके बाद फिर ये हेडक्वार्टर वाला चार्ज, ये अपने आप में ऐसा चार्ज है जो इंदौर जिले की डिफरेंट इकाइयों को जोड़ने वाला एक चार्ज होता है। तो यहाँ भी अपनी तरफ से बेस्ट हमने किया है। मैम, ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है जब शुरुआत होती है। इस बीच कहीं आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, या फिर मतलब कैसे हौसला बढ़ा कि कई बार लोग गिव अप कर देते हैं बीच बीच में? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रेनिंग अपने आप में बहुत कठिन होती है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी। मतलब आमतौर पे लोगों को लगता है कि पुलिस में तभी जा सकते हैं जब आप स्पोर्ट्स खेलते रहे हों, बहुत फिज़िकली फिट रहे हों, स्ट्रांग रहे हों। तो ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरा सिलेक्शन हो गया और जब मैं सागर में हमारी ट्रेनिंग होती थी डीएसपीज़ की, तो हम वहाँ गए तो शुरू में आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसा आप शायद फिल्मों में भी देखते होंगे, कि हम लोग इतने ज़्यादा बॉडी एक हमारा होता था शुरुआत में कि अगर बैठे हैं तो बैठे ही रह जाते थे, खड़े होते नहीं बनता था। और अगर खड़े हैं तो फिर बैठने में भी ऐसे हाथ पैर के सारे पुर्जे हमारे ढीले हो जाते थे। और शुरुआती 1-1.5 महीना वहाँ बहुत टफ होता था। साधन और सुविधा की कमी भी होती थी। एक घर के एक निश्चित दायरे से निकल के एक टफ माहौल में जाना अचानक उस वक्त बहुत कठिन गुजरता है। पर हमारे जो टीचर्स थे वहाँ पर, और जो हमारे जो फ्रेंड्स थे, उनने अच्छा हौसला दिया। और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग कर ली हमने अच्छे से। तो वो शुरुआती दौर तो कठिन था निश्चित तौर पर। मैम, अगर आपराधिक गतिविधियों की अगर बात की जाए तो शहर में लगातार बढ़ती जा रही है, बट इससे लेकर पुलिस महकमा वो काफ़ी एक्टिव रहता है, बट उसके बाद भी कई जो चोर है या फिर जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनके हौसले फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसा आप कह रही हैं कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, दरअसल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम हुए हैं। लगभग 25% की कमी है। जबकि आप अगर अपराध के बारे में बात जानते हो तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपराध लगभग हर साल बढ़ता है, और 10% का अपराध बढ़ना एक नॉर्मल बात मानी जाती है।
तो यहाँ बढ़ने की बजाय 25% की कमी है इंदौर ज़िले की अगर बात करें। बट मैम अगर देखा जाए तो जो बलात्कार की जो केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इंदौर क्षेत्र में भी अब ये काफ़ी बढ़ रहे हैं पहले से। नहीं, ऐसा लग रहा है क्योंकि आंकड़े तो बता रहे हैं कि अपराध कम हुए हैं और ऐसा कोई भी अपराध नहीं होता जिसमें कि महिला रिपोर्ट करने आए और कायमी ना हो, क्योंकि यदि कायमी कभी ऐसी बात आती है तो फरियादी के लिए बहुत सारे चैनल्स भी हैं। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल आयोग, ऐसे बहुत सारे आयोग, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो हमको पुलिस के ऊपर चेक रखती हैं, हमको कंट्रोल रखती हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो हम पर कंट्रोल रखती हैं। तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होता कि कायमी ही नहीं हुई। तो कायमी तो सारे केसेस की होती है जो भी पुलिस के पास आते हैं और उन आंकड़ों में बिल्कुल 25% की कमी है। और हाँ, ये बात है कि कई बार क्राइम जो है वो थोड़ा ब्रूटल या विभत्स हो रहा है। जैसा पहले इतने विभत्स केसेस सुनने में नहीं आते थे, वो केसेस ज़रूर बढ़े हैं। और इसके पीछे चूँकि ये क्राइम बहुत आप देखिए, अगर दुष्कर्म वाले मामलों में बात करें तो 98% मामले किसी नोन के द्वारा किए जाते हैं, कोई परिचित होता है। तो यदि हम अपने परिचित और आसपास के लोगों को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम पुलिस से ऐसा कैसे उम्मीद कर पाते हैं कि वो हमारे अड़ोस पड़ोस को, घर को जाने। तो उसके लिए थोड़ा सा हम अवेयरनेस का प्रयास करते हैं कि लोग खुद ही अवेयर हों अपनी सेफ्टी को लेके, क्योंकि कई ये जो दुष्कर्म वाला क्राइम है ये व्यक्ति के दिमाग में पल रहा होता है। ये फिजिकली क्या मानसिकता रहती है उनकी, मतलब आपको काफ़ी समय हो गया है तो कुछ समझ में आपको आया होगा कि क्या मानसिकता रहती है जिस तरीके से वो इतना इस तरह के अपराध कर रहे हैं। इसको जो हम समझ पाते हैं उसमें एक तो नशे का बड़ा इसमें प्रभाव होता है। जो छोटी बच्चियों के साथ होने वाले विभत्स क्राइम है, इसमें नशे का बहुत बड़ा रोल है। यदि नशा किया होता है तो व्यक्ति कई बार जान ही नहीं पाता कि वो कर क्या रहा है। दूसरा, जो सेक्सुअल ग्रीड है या जो लस्ट है वो लंबे समय से व्यक्ति के अंदर पल रही होती है, जो आमतौर पर उसके बिहेवियर में हमको नहीं दिख पाती, लेकिन उसके जो घर के लोग हैं वो ज़रूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे शायद कि उसकी सोच कैसी है। और ऐसे में हमको ये देखना होगा कि जो क्राइम का शिकार होता है या होती है वो बहुत सॉफ्ट टारगेट को चुनता है क्रिमिनल। जो जितना सॉफ्ट टारगेट होता है वो उसके लिए उतना इजीली अप्रोचेबल होता है। तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि कौन सॉफ्ट टारगेट है या कौन सबसे छोटा या बच्चा है जिसको पकड़ा जा सकता है, या कौन सबसे नरम लड़की है, नरम इन द सेंस जो थोड़ी डोसाइल होती है, जो थोड़ी शांत होती हैं, जो अपने ऊपर होने वाले किसी अपराध का विरोध नहीं कर पाती हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ये लोग ग्रैब करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास वाले लोग हमारे सरल होने का, हमारे उसके ऊपर विश्वास करने का फ़ायदा ना उठा लें। और जो बच्चे हैं उनका ध्यान, चूँकि बच्चे खुद नहीं रख सकते, तो हमारे परिवारों को चाहिए कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। मैम, पुलिस का खौफ तो जो अपराधी हैं उन लोगों में कम हो रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं जिनके साथ दुष्कर्म होते हैं वो अपनी बात आज भी खुलकर नहीं रख पाती हैं। उन्हें समाज का डर रहता है कि कौन क्या कहेगा। हर वक्त लड़कियों की गलती बताई जाती है जिसे लेकर। देखिए, दुष्कर्म वाले मामले में तो कानून बहुत सख्त है और सुप्रीम कोर्ट और कानून और संसद सभी के जो निर्देश हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स के निर्देश हैं कि जिसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है उसका नाम कभी प्रकाशित नहीं किया जाता। आप कभी भी नाम नहीं जान पाएंगे, तो जब नाम ही नहीं जानेंगे तो उसके बारे में बुरा कैसे बोलेंगे। जो वो सोच उसने लड़की ने या महिला ने अपने अंदर पाली हुई है, उसके तो पड़ोसी को भी नहीं पता है कि उसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है। तो ये हमको अपने अंदर हिम्मत रखनी होगी कि यदि एफआईआर कराई है पुलिस में तो आपका नाम कहीं नहीं जाने वाला है। मीडिया को भी नाम कभी नहीं बताया जाता। अगर कभी ऐसा आमना सामना भी होता है तो फेस पूरा कवर्ड रहता है। तो अब इसके बाद आप समाज से डरें तो ये अपने अंदर का डर है, इसको निकालना चाहिए। और इससे पुलिस में भी हम लोग हमारे पूरी फाइल्स में हम कहीं भी नाम उसका डिस्क्लोज़ नहीं करते। उसके बाद हम जो पीड़िता होती है उसके विधिक सहायता के लिए भी प्रावधान है।
उसके पीड़ित प्रतिकर के लिए भी प्रावधान है कि यदि उसको इलाज कराना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। यदि उसको आगे उसका कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है तो उसको राहत राशि भी दी जाती है। विटनेस जो है उस केस के, उनके प्रोटेक्शन की भी स्कीम्स हैं। तो वो सारा हम लोग प्लान करते हैं और हम बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। उसके बाद जो गवाह होते हैं, जो भी उसके विटनेस हैं, उन सबको भी पूरा प्रोटेक्शन मिलता है कि वो किसी भी तरह से किसी प्रलोभन में आकर के या किसी दबाव में आकर के उस केस को बदलने ना पाए। मैम, वही अगर दूसरे आपराधिक गतिविधि जो चोरी चकारी हुई, डकैती हुई, तो इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्या रोजगार की कमी है इस वजह से या और कोई अन्य वजह? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज कम पड़ते हैं निश्चित तौर पर, और इसके कारण जो पुलिस फोर्स है उसकी भी सीमा हो जाती है। जो अभी अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में प्रति 1000 पब्लिक पर्सन पर एक पुलिस पर्सन है। तो 1000 पर एक है, और जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे वो जो रेशियो है वो और बिगड़ता चला जाता है, तो पुलिस की अप्रोच भी कम हो जाती है। ऐसे में चोरी या डकैती या जो इस तरह के क्राइम है, जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, उसके लिए भी हम उम्मीद करते हैं और हम इस बात को प्रमोट भी करते हैं कि लोग अपनी सेफ्टी भी ध्यान दें, क्योंकि हर जगह पुलिस वाला व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, अगर हमने सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, अगर हमने कुछ सिक्योरिटी गैजेट्स रखे हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएंगे, और उसके कारण जो चोर हैं या जो डकैत हैं वो भागने में भी असफल होते हैं, भाग नहीं पाते हैं, या अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो सीसीटीवी के जरिए हमको एक पुख्ता सबूत उनके अगेंस्ट मिलता है। तो जब पुख्ता सबूत होते हैं तो सज़ा भी तगड़ी हो सकती है, और सज़ा होने के बाद फिर अपराध नहीं हो पाता। तो अगर हमारे पास एविडेंसेस अच्छे आएंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस उसको ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में केस को पुटअप कर सकती है, और तब जब सज़ाएं मिलती हैं तो फिर निश्चित तौर पर अपराध कम होते हैं। तो इसके लिए भी हम सबको अवेयर रहने की ज़रूरत है, और पुलिस अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करती है इन्वेस्टिगेशन में। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि एविडेंस नष्ट हो गए जब तक पुलिस पहुंची तब तक, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो नहीं बिगड़ने चाहिए। सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जाती है, कई तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन अब पुलिस महकमे की तरफ से किस तरह के एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सके? देखिए, महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन और पुलिस दोनों ही बहुत संवेदनशील हैं, और उनके प्रति होने वाले किसी भी अपराध को लेकर के हमारी निरंतर संवेदनशीलता का और उसके संबंध में कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण भी पुलिस का रेगुलर होता है। और इसमें जैसा अभी मैंने आपको बताया कि महिला संबंधी अपराधों में उसकी नाम की गोपनीयता रखनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ की जाती है। इसकी एफआईआर और उसके जो बयान है, जो महिला के बयान है, उसकी वीडियोग्राफी होती है। उसकी एफआईआर और उसके बयान जो किसी लेडी सब इंस्पेक्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं, तो उसमें एक तो संवेदनशीलता भी रहती है, और महिला अपनी बात खुल करके बिना किसी डर के अच्छे से बोल पाती है। और उसका न्यायालय में भी कथन कराया जाता है, ताकि अगर कभी दबाव में उसको ऐसे बदलने की नौबत ना आने पाए, और न्यायालय का सपोर्ट उसको शुरू से ही मिल जाता है। ये तो जो कानूनी व्यवस्था है वो है। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और आईजी इंदौर के मार्गदर्शन में हर थाने में महिला डेस्क बनाई गई है, जिसमें कोई भी महिला आकर के अपनी समस्या को बता सकती है। उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर भी जो इंदौर में चलता है वो महिला बाल विकास विभाग चलाता है, लेकिन पुलिस का उसमें निरंतर समन्वय रहता है और पूरा सहयोग हम उसमें प्रदान करते हैं। महिला डेस्क के साथ में जुड़ी हुई है हमारे सिविलियंस की शक्ति समितियाँ। जैसा आमतौर पे लोगों को लगता है कि हर महिला तो थाने नहीं जा सकती, थाने जाने में संकोच करती है, या उसको कई बार पता ही नहीं होता कि ये उसके साथ क्राइम हो रहा है, या कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो एग्जैक्टली क्राइम है नहीं है किसी को नहीं पता है। कई बार महिला सोचती है कि मैं ये थाने में लेके जाऊंगी, मेरा तो घर बिखर जाएगा, मैं कहाँ रहूँगी कल से, मेरा आय का कोई साधन नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसको शक्ति समिति के साथ में वो कनेक्ट कर सकती है। शक्ति समितियाँ क्षेत्रीय मोहल्लों में जाकर के, कॉलोनीज़ में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाती हैं। तो इससे महिला या जो बच्चे हैं उस एरिया के, वो इनके साथ में ज़्यादा सहज होकर बात कर पाते हैं, क्योंकि वो उनके एरिया के ही लोग रहते हैं। उससे वो थाने और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज के जैसे काम करते हैं।
तो ये प्रयास इंदौर पुलिस कर रही है लगातार। और इसके अलावा क्राइम वॉच करके हमारा एक हेल्पलाइन है जिसमें जो साइबर वर्ल्ड में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकती हैं। वी केयर फॉर यू एक हमारा हेल्पलाइन है जिसमें फ़ोन या फेसबुक के ज़रिए जो लड़कियों को धमकी दी जाती है या उनके साथ अभद्र कोई हरकत होती है तो उस पर वो रिपोर्ट की जा कर सकती हैं वहाँ पर। हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं सिटीजन कॉप और MP ई-कॉप, इस पर भी डायरेक्ट शिकायत दर्ज की जा सकती है। इंदौर पुलिस की वेबसाइट पर डायरेक्ट शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज एक साथ हम इंदौर में चला रहे हैं जिसके ज़रिए महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित किया जा सके और उनके मन में ये साहस लाया जा सके कि रिपोर्ट करने से बचना नहीं है, रिपोर्ट करें, पुलिस आपके साथ है और समाज आपके साथ है और प्रशासन आपके साथ है। तो धन्यवाद मैम अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ASP मनीषा पाठक सोनी जी जिन्होंने इस तरीके से जानकारी दी है कि महिलाएं डरे नहीं और समाज जन भी जागरूक है। मैं सुबह भटियोरा, इंदौर न्यूज़ टुडे।